नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की एक बहुत ही ज़बरदस्त मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के कुछ खास आइडियाज़ पर बात करेंगे। ये किताब ना दो पिताओं की कहानी है जिनसे लेखक ने पैसे के बारे में सीखा। एक अमीर थे, एक गरीब, और उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। तो मेन आइडिया ये है कि भाई अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में ऐसा क्या सिखा देते हैं जो शायद गरीब या मिडिल क्लास पेरेंट्स नहीं सिखा पाते। इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं आज। बिल्कुल। और देखिए, ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के नुस्खे नहीं बताती, ये ज्यादा पैसे को समझने का नजरिया बदलने के बारे में है। कियोसाकी बताते हैं कि कैसे उनके गरीब डैड जो पढ़े लिखे थे, ऊंची डिग्री थी, वो सारी जिंदगी पैसों के लिए मतलब जूझते रहे। और दूसरी तरफ उनके अमीर डैड जिन्होंने शायद 8वीं भी पूरी नहीं की थी, वो हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। तो मतलब ये साफ है कि सबसे बड़ा फर्क तो सोच का ही है ना। हाँ बिल्कुल। जैसे किताब में वो बताते हैं, गरीब डैड अक्सर कहते थे मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, और बात वहीं खत्म हो जाती थी। सही। जबकि अमीर डैड का सवाल होता था मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। एक जवाब ने दिमाग को बंद किया, दूसरे ने उसे काम पर लगा दिया। एकदम सही पॉइंट है। ये पूरी तरह से मानसिकता का अभ्यास है। अमीर डैड का मानना था कि पैसे की कमी वो है सारी बुराइयों की जड़। अच्छा। जबकि गरीब डैड मानते थे कि पैसे का लालच सारी बुराइयों की जड़ है। अब देखिए, ये छोटे छोटे विचार ही हमारे पूरे फाइनेंशियल जीवन को एक दिशा देते हैं। और कियोसाकी यही कहते हैं कि स्कूल हमें एकेडमिक चीजें तो सिखाते हैं, पर फाइनेंशियल स्किल वो नहीं सिखाते। हाँ, ये बात तो है। वित्तीय साक्षरता की कमी महसूस होती है। बिल्कुल। तो यहीं पे शायद वो दूसरा पॉइंट आता है, संपत्ति और दायित्व वाला। अमीर डैड का पहला नियम, आपको एसेट और लायबिलिटी का फर्क पता होना चाहिए, और एसेट खरीदने चाहिए। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर ये असल में है क्या? इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगी। हाँ देखिए, बहुत सरल है। संपत्ति यानी एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो, या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा है, कोई रॉयल्टी इनकम। ठीक है। और दायित्व यानी लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। जैसे आपकी कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्जा, घर का मॉर्गेज। अच्छा। तो अमीर लोग लगातार एसेट्स जमा करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर लायबिलिटीज खरीदते हैं और कई बार उन्हें एसेट समझ लेते हैं। जैसे कि अपना घर, जिसे हम लगभग अपना सबसे बड़ा निवेश मानते हैं। बिल्कुल, यही तो। कियोसाकी के अमीर डैड के अनुसार आपका घर भी एक लायबिलिटी है, जब तक वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। मतलब लोन की किश्तें, मेंटेनेंस, टैक्स। हाँ, ये सब। जब तक घर आपको कमाकर नहीं दे रहा, वो एक दायित्व है। बेशक रहने के लिए घर जरूरी है, पर उसे शुरुआती दौर में अपना सबसे बड़ा निवेश मान लेना वो शायद सही सोच नहीं है। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, तो एसेट लायबिलिटी समझने के बाद कियोसाकी एक और बात कहते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो। इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो कह रहे हैं कि नौकरी छोड़ दो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ बिजनेस का मतलब आपकी नौकरी या पेशा नहीं है। अच्छा। कियोसाकी कहते हैं कि आपकी नौकरी आपका प्रोफेशन है, आपका बिजनेस नहीं। आपका असली बिजनेस वो है जो आपके एसेट कॉलम में है, यानी वो चीजें जो आपको पैसा कमा कर दे रही हैं। ओके, तो मतलब नौकरी करते हुए भी अपना ध्यान उन चीजों पर रखो जो आपकी गैर मौजूदगी में भी इनकम दें। एकदम सही। आपका बिजनेस वो संपत्ति है जो आपके बिना भी चलती रहे और पैसा बनाती रहे। जैसे कोई छोटा सिस्टम बेस्ड बिजनेस हो, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट जिससे किराया आए, या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे किताब या म्यूजिक की रॉयल्टी। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है, जो महंगी चीजें हैं, लग्जरी आइटम्स, वो अपनी सैलरी या कर्ज से नहीं बल्कि अपने एसेट से जो इनकम आ रही है उससे खरीदो। वाह, ये तो बिल्कुल ही अलग तरीका है सोचने का। पहले एसेट बनाओ, फिर उस एसेट की कमाई से शौक पूरे करो। बिल्कुल, पहले अपने लिए पैसा कमाने वाला सिस्टम बनाओ। ठीक है। और फिर एक और दिलचस्प आइडिया है, पैसे का आविष्कार करना, इन्वेंटिंग मनी। ये कैसे होता है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसे मौके देखना और बनाना जहां दूसरे लोग नहीं देख पाते। इसके लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि फाइनेंशियल समझ, थोड़ी हिम्मत और क्रिएटिविटी चाहिए। कोई उदाहरण? हाँ, कियोसाकी ने अपने उदाहरण दिए हैं, जैसे कैसे उन्होंने बहुत कम पैसों से फोरक्लोजर प्रॉपर्टीज यानी बैंक द्वारा जब्त की गई प्रॉपर्टीज को पहचाना।
अच्छा। और फिर डी को इस तरह से स्ट्रक्चर किया कि बिना अपना ज्यादा पैसा लगाए या बैंक से बड़ा लोन लिए बिना ही उन प्रॉपर्टीज से मुनाफा कमाया। ये दिखाता है कि मौके बनाने पड़ते हैं। पैसा बनाने के लिए हमेशा पहले से बहुत पैसा होना जरूरी नहीं है। लेकिन ये सब करने में तो डर भी लगता होगा, रिस्क तो होता ही है। हाँ, बिल्कुल होता है। और कियोसाकी मानते हैं कि डर, खासकर पैसे खोने का डर, और साथ में सिनिसिज्म यानी हर चीज में नुक्स निकालना, आलस, बुरी आदतें और एरोगेंस यानी घमंड, ये सब हमारी फाइनेंशियल सक्सेस के रास्ते की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। तो इन बाधाओं से कैसे पार पाया जाए? देखिए, डर को मैनेज करना सीखना होता है। असफलता को सीखने का मौका समझें। दूसरों की सिर्फ आलोचना करने के बजाय चीजों का विश्लेषण करें, आलस छोड़कर एक्शन ले और अच्छी फाइनेंशियल आदतें डालें। जैसे एक बहुत जरूरी आदत है पहले खुद को भुगतान करना। पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब आपकी जो भी इनकम आए उसमें से सबसे पहले एक हिस्सा बचत या निवेश के लिए अलग रख दें, खर्च करने से भी पहले। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। हाँ, तो अगर हम पूरी बात का निचोड़ निकालें तो रिच डैड पुअर डैड से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि सिर्फ कड़ी मेहनत करते रहना ही काफी नहीं है वित्तीय स्वतंत्रता के लिए। सही। उससे ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन, सही मानसिकता बनाना और लगातार अपने एसेट कॉलम को बढ़ाने पर ध्यान देना। बिल्कुल। और ये किताब ना सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमारी आज के जो पैसों को लेकर आदतें हैं वो हमें उस जिंदगी की तरफ ले जा रही हैं जो हम असल में चाहते हैं? या फिर कहीं हम सिर्फ उसी चूहा दौड़ में तो नहीं फंसे हुए हैं, मतलब नौकरी करना, बिल भरना, थोड़ी सेविंग और फिर महीना खत्म होते होते वापस वहीं खड़े हो जाना? ये वाकई एक गहरा सवाल है। हाँ, तो ये सब जानने के बाद शायद पहला कदम ये सोचना हो सकता है कि अपने पैसे को सच में अपने लिए काम पर लगाने का वो पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है।